Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेल डिस्कस करेंगे या स्टार्ट करेंगे नई सीरीज। आज ये शुभारंभ कह लीजिए, स्टार्टिंग कह लीजिए सीरीज की। आज का जो आपका जोश है वो डिसाइड करेगा कि आगे कैसे लेके चल रहे हैं इस सीरीज को। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो आपका एमएस टेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, मतलब वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक्स को भी हम कैसे कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे आउट ऑफ जितने भी आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, नंबरिंग को छोड़ दीजिएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, क्या किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण बताइए एक बार। बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने सबसे पहले किया? बहुत ही बढ़िया। कुछ आदतों पे काम कीजिएगा बदलने पे, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। अब ऐसे ज्ञान बाद में, पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया श्वेता, पंजाब से हैं आप। अटक के चल रही है क्या वीडियो? कुछ तो इंटरनेट का इशू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। आईक्यू की बात नहीं हो रही है, फिर से मैं कहूंगी बहुत गलतियां करते हैं आप। और कोशिश कीजिएगा कि जो जनरल क्वेश्चन है, जो सामान्य क्वेश्चन है, जो 70% हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको गलत ना करें। अगर आप उनको गलत करते हैं तो आपके बराबर में बैठा हुआ इंसान नॉर्मल क्वेश्चंस गलत नहीं करेगा और आप मेरिट में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो लोगों को लगता है पता नहीं दुनिया से अलग कुछ कर लो, और दुनिया से अलग करने के चक्कर में वो अलग आता है 2 से 3% पेपर में, 5% हद से हद। वो जो 95% है वो छूट जाएगा या आप उसमें कमजोर रह जाएंगे। ठीक, तो बात जो है 95% की रहेगी। इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसने निर्माण किया या किसने बनाया इंटेलिजेंस टेस्ट को, बुद्धि के परीक्षण को? बहुत बढ़िया, एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने और इनके एक क्या थे, एक इनके सहयोगी थे, बिने एंड साइमन, थियोडोर साइमन। तो ये दोनों इन्वॉल्व थे। बिने का नाम जाता है 1905 में पहली बार ये टेस्ट बन करके तैयार हुआ। और अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मेंटल एज यानी मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो भी किसने दिया? बिने ने ही दिया, ठीक है। और अगर पूछ ले आईक्यू किसने दिया, बुद्धि लब्धि अगर पूछे, बुद्धि का परीक्षण पूछे तो बिने, लेकिन अगर आईक्यू टेस्ट पूछे या आईक्यू जो शब्द है, जो टर्म है, वो किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया, विलियम स्टर्न। आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया? तो टर्मन ने दिया। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको कंफ्यूज होना नहीं है। 1916 में इसको रिवाइज किया गया था। ये जो टेस्ट था किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड में इसको थर्स्टन ने आई गेस रिवाइज किया था इस टेस्ट को। तो उस पर कभी और आएंगे। मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगी ताकि हम आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? बताएं एक बार, फटाफट से बताएं कि क्या कहेंगे। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 22 ही है अभी तो। खैर, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को, भावनाएं यानी कि इमोशंस, संवेग यानी कि फिर से इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने से संबंधित बुद्धि को, वो बुद्धि, वो इंटेलिजेंस जो आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस को कंट्रोल करे, वो क्या है? मतलब आप स्वयं की बुद्धि, आप वो कौन सी बुद्धि है, कौन सा प्रकार है बुद्धि का जिसमें आप इमोशंस को और फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए? पहला ऑप्शन व्यक्तिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। बिल्कुल जग के ना एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। नेगेटिव तत्वों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, एकदम अच्छे से खुश रह के तैयारी करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, है ना। बताओ एक बार भाई, सभी को है हेलो है। अंतः व्यक्तिक, बहुत बढ़िया। अंतः व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, अगर हम गार्डनर की बात करें तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है बहुबुद्धि सिद्धांत में, अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस में। तो इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं में, खुद में, खुद की ही फीलिंग्स को, इमोशंस को खुद में ही खुद को समझना, अंतः व्यक्तिक कहलाएगा। अंतर व्यक्तिक क्या होता? इंटरपर्सनल, एक दूसरे को समझना, वो अंतर व्यक्तिक हो जाता है। ये अंतः है तो मतलब एक सिंगल डोमेन में स्वयं को समझना आएगा यहाँ, ठीक है बात। तो इतनी बात थी। स्थानिक बुद्धि वो होती है जो मूर्तिकार में या जो स्पेस के बारे में ज्यादा अच्छी स्टडी करेंगे। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, पोइट में हो सकती है, कहानीकार में हो सकती है ना। वैयक्तिक बुद्धि होती है आपका, वैयक्तिक बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहेंगे नहीं पता, बट इंडिविजुअली मतलब आप बेहतर समझ पाते हैं इंडिविजुअल को, ठीक बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि वैयक्तिक बुद्धि जैसी बात कोई गार्डनर ने नहीं की, तो ये वही है, फिर इसको छोड़ ही देना।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो भी है, थर्ड क्वेश्चन होगा ये। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः है निम्न कारण से बढ़ गई है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसकी नीड जो है वो किस कारण से बढ़ी है, बताएं एक बार, फटाफट से आंसर करें। पहला है माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, मतलब कि माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए लर्निंग। जब समय था तब तो भैया किसी को भी सेंटर में रख दो, ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ। नेक्स्ट है माता पिता कम योग्य हैं, 10 दिन के बाद मिलेगा पीडीएफ एक साथ, या चलो देख लूंगी बीच में। माता पिता कम योग्य हैं इसलिए बच्चे को केंद्र में रखो, या फिर शिक्षकों की बेहतर योग्यता, शिक्षक ज्यादा योग्य हैं इसलिए, या फिर शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित हैं। आंसर कीजिए, सुसज्जित कैसे हैं शिक्षक जो है आपके विकास के लिए, फटाफट से आंसर कीजिए। शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सुसज्जित मतलब कि इक्विप्ड हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनके पास साइकोलॉजी की नॉलेज है, उनके पास चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज है, उनके पास साधन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इतने सारे बच्चे हैं, एक माहौल है कंट्रोल्ड, तो क्या है शिक्षक ज्यादा क्या है इक्विप्ड हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के। ऐसा नहीं है कि ज्यादा योग्य है माता पिता कम हैं, या बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं या टाइम नहीं है। भाई बच्चे को आप सेंटर में रखो, मतलब केंद्र में बच्चा रहे और बाकी जो पूरा सिस्टम है वो बच्चे के अनुसार हो, ना कि बच्चा सिस्टम के अनुसार हो। तो इसकी नीड ये है कि भाई शिक्षक जो हैं वो इतने इक्विप्ड है, इतने फर्निश्ड हैं कि वो चाहें अगर तो बच्चे को सेंटर में रख के उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे के हित में हो, बच्चे के इंटरेस्ट उसकी रुचि के अनुसार हो, ना कि जो टीचर है उसके अनुसार चले। पहले होती थी टीचर सेंटर्ड मतलब शिक्षक केंद्रित, अब होती है चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है बात, जिसको जॉन डुई भी सपोर्ट करते हैं और भी बहुत सारे लोग, मारिया मॉन्टेसरी से लेके फ्रॉबेल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? शिक्षार्थी स्वायत्तता मतलब क्या है भाई, जो लर्नर इंडिपेंडेंस है या ऑटोनॉमी है वो किस एक कौन सी एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक होगा। लर्नर ऑटोनॉमी मतलब बच्चे को फ्रीडम दी जा रही है, ठीक है, बच्चे को फ्रीडम दी जा रही है, उसको स्वयं से कुछ एक्टिविटी वगैरह करने का मौका मिल रहा है। बताएं एक बार फटाफट से, इंग्लिश शो नहीं किया जाएगा ये ये प्योर हिंदी मीडियम रहेगा, नेक्स्ट 10 डेज में इंग्लिश भी शो करेंगे, है ना। बेसिकली फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें सीरीज के थ्रू, क्योंकि डबल टाइम लगता है फिर उसको उस तरीके से टाइप वगैरह करने में। फटाफट से बताओ, बहुत इंग्लिश के मैंने कराए हुए हैं क्वेश्चन बहुत सारे, अब हिंदी वालों को थोड़ा मजा करने दो। आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, आप लोग तो गजब कर रहे हैं यार, टॉप करोगे क्या। प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसके अंडर उन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे अमेरिका में, ठीक है, वो और उनकी वाइफ ने मिलकर के शिकागो में। अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात करती है कि बच्चे को आप एक्टिविटी करने का मौका दो, उसको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दो, उसके हित में, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में वो काम करे, मतलब प्रोग्रेस कर पाए आगे, ठीक है। तो ये जो है ये लाइफ के लिए तैयार करता है। एजुकेशन जो है वो लाइफ है अपने आप में, ऐसी बात करेगा कौन? प्रगतिशील शिक्षा। तो ये तो हो जाएगा पारंपरिक, मतलब है जो ट्रेडिशनल चला आ रहा हो, वो तो कभी ध्यान दे ही नहीं रहा था। औपचारिक मतलब बहुत ही फॉर्मल, समावेशी यानी इंक्लूसिव, ये हो सकता था। बट आंसर आपके पास जो प्रोग्रेसिव है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक कंप्लीट, तो ये क्या है, ये ज्यादा बेहतर होगा। वो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव को सपोर्ट करती है एक तरीके से समावेशी शिक्षा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात है वो प्रगतिशील शिक्षा के साथ जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता समता और समानता तब हम चले जाते समावेशी के साथ। तो डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरीके से है पेडागोजी में, उस तरीके से आप आंसर करते हैं। नाम किसी का नहीं लिया जाएगा, प्रगति फिर भी नाम ले लिया आपका। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, देखो एमएस टेट का क्वेश्चन है, वो पहले वाला भी किसी और एग्जाम का क्वेश्चन होगा, तो इसी तरीके से चाहे वो रीट हो, और उन एग्जाम्स के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अंकुर थोड़ा सा समय दीजिए खुद को, और मुझे हिंदी में भी समझ आने लगेगा, ऐसे दिमाग चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलने मीन्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, वाइगॉस्की का काम डैश में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। वाइगॉस्की का काम, वाइगॉस्की अभी हमने समझा था वाइगॉस्की को 1-2 दिन पहले ही, है ना। जो उनका काम है वो किस प्रकार के रिसर्चर्स को एक बेस प्रदान करेगा, जिसके बेसिस पे वो रिसर्च कर पाए किस एक पर्टिकुलर फील्ड में। मैं स्पीड कम कर लेती हूँ अगर किसी को हिंदी में इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो, है ना। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टीचिंग स्किल्स, भावनात्मक बुद्धि या चिंतन कौशल अभ्यास।
बिल्कुल सिंपल बात है, संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने काम किया कि किस तरीके से अंतः क्रिया करके समाज और संस्कृति के साथ, अपने बड़ों के साथ आप बेहतर तरीके से अपने संज्ञान को विकसित कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कौन? वाइगॉस्की। तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये है यूपी टेट का क्वेश्चन, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन मानेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर दूसरे पेपर में देखने को मिल जाता है। मैं फिर से कहूंगी 70 to 80%, इवन 85-90% तक के क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होते हैं, या मैं कहूँ मेन जनरल टॉपिक्स के होते हैं, जो टॉपिक अपने आप में बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन बस भाषा को घुमा देगा और आप उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आपको लगता है मुश्किल क्वेश्चन करके जाऊंगा मैं तो बस। ठीक है, तो बात करते हैं एक बार सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े। गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम्स, जो हमने डेवलपमेंट में पढ़ा ही है। क्रोमोसोम्स के पेयर जो हैं वो कितने होंगे संयुक्त कोशिका में? ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइज्ड एग में मान सकते हैं हम, पेयर की बात हो रही है। ध्यान से आंसर कीजिएगा, गलत ना हो जाए। जितने भी लोग 22 आंसर कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। आंसर क्या होगा? 23 पेयर्स टोटल। अगर पूछ लेता एक सिंगल कोशिका में संयुक्त हटा देता तो आंसर हो जाता 46, लेकिन हमसे पूछा है पेयर, जोड़े 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 कितने होंगे, यानी कि पेयर कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 23। ठीक है, 23 पेयर। भाई 23 जो पेयर है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग क्या होंगे? 23 पेयर होंगे। अगर वैसे गिनने लग जाओ जोड़े को छोड़ करके तो इंडिविजुअली 46 होंगे, 46 होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बात को लिंग का निर्धारण होता है ना, लिंग का निर्धारण होता है। ऐसे चाय पानी का इंतजाम है तो आराम से बैठिए और देखिए सेशन। लिंग का निर्धारण होता है भाई, जो लिंग है या सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है कि बच्चा जो है वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, इसका निर्धारण किसके कारण होगा ये आपको बताना है। मेल का निर्धारण होता है, सिंपली पूछा है आपसे, कोई किसी पे ये नहीं कहा कि किसके कारण होगा। तो माता पिता के द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, सॉरी माता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत ज्यादा फिलोसफी नहीं लगाएंगे कि नहीं ये तो ह्यूमन आधार पे गलत है, ये है वो है। सिंपल बात है भाई, पिता के द्वारा या पिता द्वारा, लिंग निर्धारण पिता द्वारा। जिम्मेदार कौन है ये बात एक डिफरेंट सी हो जाती है, वो डिपेंड करेगा, वैसे ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। निर्धारण होता है तो पिता द्वारा। क्यों? क्योंकि जो माँ है मेल मेंबर में XY क्रोमोसोम होते हैं, ये बात हम जानते हैं, और जो फीमेल है, यहाँ पे फीमेल लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मेल, जो फीमेल है वहां पर XX ही क्रोमोसोम का पेयर पाया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहां से X क्रोमोसोम ही आएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और यहां से X या Y में से कुछ भी जा सकता है। अगर X गया तो फीमेल चाइल्ड, Y गया तो मेल चाइल्ड। तो लिंग का निर्धारण के बच्चा गर्ल होगा कि बॉय होगा, वो फादर या पिता का उसमें रोल रहेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात हो गई। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक और चीज हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि यदि लड़का है या बेबी बॉय है तो उसके अंदर क्रोमोसोम का पेयर कौन सा होगा? तो XY। अगर गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है तो XX ही होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड तो XX, और अगर बॉय या फिर मेल चाइल्ड है तो XY क्रोमोसोम उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, अगर पूछ ले भाई XY क्रोमोसोम है, बच्चा कौन होगा? लड़का होगा सिंपली। XX है तो गर्ल होगी। देखते हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। मतलब कि वंशानुक्रम सिंपली आप जानते हैं हेरिडिटी की बात हो रही है। ठीक है, वातावरण तो आप जानते ही हैं बचपन से, मतलब कि एनवायरमेंट की बात होगी। तो एक व्यक्ति की वृद्धि यानी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप आंसर कीजिए फटाफट से। अगर स्पीड बहुत तेज हो तो बता सकते हो, एनर्जी ज्यादा होने पे ऐसा हो जाता है ओवरफ्लो। फटाफट से बताओ, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड था आप लोगों से। खैर, अपेक्षाएं आपने पूरी की और आंसर कर दिया गलत। सर हम पढ़ चुके हैं, सर एंड मैडम हम पढ़ चुके हैं कि वंशानुक्रम का जोड़ नहीं होता, वातावरण और वंशानुक्रम ना घटा होता है। ये क्या होता है? गुणनफल होता है। लेकिन गुणनफल यहाँ पे कहीं लगा नहीं है, तो इसको हम घटा ना मान करके हम इसको डैश मानेंगे। यहाँ वंशानुक्रम वातावरण, जैसे वो होता है ना हाइफन जिसको हम लगा देते हैं, तो वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। मतलब दोनों की बात हो रही है, यहाँ पर बराबरी की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो आंसर डी होगा, प्लस तो कभी नहीं हो सकता। ये बात हमारे दिमाग में क्लियर है, क्योंकि गुणनफल होगा, दोनों का अन्योन्य क्रिया होगी, अंतः क्रिया होगी, इंटरेक्शन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। एक व्यक्ति, आप अपने या मैं अपने हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन के अलावा कुछ नहीं हो। ठीक है, तो ये एक बात हुई, ध्यान रखिएगा। हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चंस को, आपको लगते हैं हल्के, होते नहीं है। ठीक है,
तो आगे बढ़ जाएंगे, प्लस कभी नहीं होगा, है ना। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये डैश भी होता ना और साथ में गुणा दिया होता या गुणनफल कहा होता या दोनों बराबरी के हकदार होंगे आपकी वृद्धि और विकास में, तो आप उसके साथ चले जाते, लेकिन इसको आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा क्योंकि बाकी और कोई निशान नहीं दिख रहा पूरी जगह पर और प्लस हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कॉमन सेंस हमें लगाना होता है चार ऑप्शंस देख करके। आगे बढ़ेंगे, बाल विकास से तात्पर्य डैश डैश और डैश परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। मेरी समझ में शायद ये आखिरी सवाल है आज के लिए, एमएस स्टैट में 6 मार्च को पूछा जा चुका है। फटाफट से बताओ एक बार, कितने गलत गलत आंसर दे रहे हैं कई लोग। तो आंसर होगा ए, जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक, यानी कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस की बात होगी, ठीक है। ये परिवर्तनों की बात हो रही है, ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट के टाइप कौन से हैं, परिवर्तन कैसे आएंगे, यानी कि जो चेंजेस हैं वो कैसे आएंगे। तो बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं